नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही, यूपी में कई सीनियर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। उद्यान और रेशम के प्रमुख सचिव बने बीएल मीणा। सहकारिता प्रमुख सचिव बनाए गए राजेश कुमार सिंह। राजस्व परिषद के नए चेयरमैन बने रजनीश दुबे। अगस्त में रिटायर होंगे रजनीश दुबे। वहीं पशुधन दुग्ध विकास के प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार बनाए गए हैं। अलीगढ़ के मंडलायुक्त बने विमल दुबे। तो कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अलीगढ़ के मंडलायुक्त बने विमल दुबे। राजस्व परिषद के नए चेयरमैन बने रजनीश दुबे। और ये बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से। पशुधन दुग्ध विकास के प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार बने हैं। और बता दें, राजस्व परिषद के नए चेयरमैन रजनीश दुबे बनाए गए, अगस्त में रिटायर होंगे। और वहीं सहकारिता प्रमुख सचिव बनाए गए राजेश कुमार सिंह। प्रमुख सचिव बने बीएल मीणा। उद्यान और रेशम के प्रमुख सचिव बीएल मीणा बनाए गए हैं। तो यूपी में कई सीनियर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, कई सारे अफसरों का तबादला एक्सप्रेस यूपी में चलाया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, कल देर रात जो सीनियर आईएएस हैं, प्रमुख सचिव स्तर के जो आईएएस अफसर हैं, उनका स्थानांतरण किया गया है। तो कह सकते हैं कि शासन में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो कल देर रात देखने को मिला है, जिसमें रजनीश दुबे, जो अभी तक दुग्ध एवं विकास परिषद के प्रमुख सचिव थे, उनको अब चेयरमैन राजस्व परिषद बनाया गया है। क्योंकि राजस्व परिषद के जो चेयरमैन थे हेमंत राव, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो उनकी जगह पर ये पद जो था वो खाली हो रहा था और मोस्ट सीनियर आईएएस के तौर पर जो है वो रजनीश दुबे थे। तो उनको वहां पर अब राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरीके से प्रमुख सचिव सहकारिता जो बाबूलाल मीणा है, उनको भी हटाया गया है और उनको प्रमुख सचिव उद्यान एवं रेशम का जो है वो प्रमुख सचिव बनाया गया है। तो उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजेश कुमार को प्रमुख सचिव सहकारिता बनाया गया है। रविंद्र को प्रमुख सचिव दुग्ध एवं पशुपालन पद पर तबादला किया गया है। इसी तरीके से विमल दुबे हैं, इनको मंडलायुक्त अलीगढ़ के पद पर स्थानांतरित किया गया है। तो कल ये सूची जो है देर रात में जारी की गई है और जिसमें बड़े स्तर पर प्रमुख सचिव स्तर के जो आईएएस अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण किया गया है। जी, एक साथ इतने सारे जो अफसर हैं उनका तबादला किया गया है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो ही ये शासन की कार्य की एक नियमित इस तरीके की कह सकते कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं और ये उनकी कार्य का एक हिस्सा है। किस तरीके से स्थानांतरण की सूचियां जो है वो जारी की जाती हैं और जब भी शासन के स्तर से इस तरीके से ट्रांसफर होता है तो उसमें कई नामों को एक साथ कई बार जो है वो सरकार जारी करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्य का उनके हिस्सा है और इसमें सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि ये सूची जो है वो जारी करी गई है। लंबे समय से जो ये अधिकारी थे वो अपने अपने विभागों में बने हुए थे। तो ऐसे में जो शासन की नीति है, शासन की जो रणनीति है, उसके तहत भी तबादला सूची जो है वो जारी है। जी प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने राज्यसभा प्रत्याशियों को दी बधाई। कहा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने पर बधाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है और बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। सीएम योगी ने कहा है, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं सीएम की ओर से किया गया है। और राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम ने कहा है, बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्शन शुरू। विश्वासघात करने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई। मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से निकाला गया। तो मनोज पांडे के कई करीबियों को सपा से निकाला गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस बारे में जानकारी दी जाएगी। विश्वासघात करने वालों पर सपा की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि मनोज पांडे ने
सपा से अपना जो है नाता तोड़ लिया और एनडीए का समर्थन देने यानी बीजेपी के साथ जो है वो शामिल हुए। इसको लेकर जो है अब अखिलेश यादव की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई। उनके कई करीबियों को, मनोज पांडे के कई करीबियों को बाहर का रास्ता अखिलेश यादव ने दिखाया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्शन शुरू हो गया है। विश्वासघात करने वालों जो विधायक थे उनके गुट में उन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से बाहर निकाला गया है। और दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज बैठक होगी। कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर हो सकती है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, जहां राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शिरकत करेंगे। जहां बताया जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों के जो है चयन पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होनी है और बीजेपी मुख्यालय में बैठक आयोजन किया जाएगा। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही, बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक जो है होने जा रही, जिसमें राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी कार्यालय में आज मुख्यालय में जो है कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है? जो ही देखिए, जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर बीजेपी लगातार कई इस तरह की मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन आज जो कोर कमेटी के कई राज्य के यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, अध्यक्ष मौजूद है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद है और जो बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहेंगे। बीएल जोशी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। बातें करें उत्तर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वहाँ रहेंगे, प्रदेश सचिव मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं आज जो निर्णय लिया जाएगा, जो तैयारी की जा रही है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी घोषित किया जा सकते हैं आज, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। किस तरह से लोकसभा चुनाव जो राज्य हैं उनको कैसे तैयार किया जाए और किन किन को टिकट दिया है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। यानी कि आज जो कोर कमेटी की बैठक है, एक अहम फैसला लिया जाएगा और कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो नए होंगे, कई चेहरों के नाम भी कटेंगे। लेकिन जो कमेटी कोर्स की जा रही है ऐसे बहुत तरीके से और लगातार जो बीजेपी धरातल पर काम कर रही है, 2024 नहीं 2025 का जो मिशन है उसको लेकर साथ चल रहा है, उसकी तैयारी में जी। बताया जा रहा है कि राजस्थान के भी कई नामों को जो है इस दौरान जो राजस्थान के उम्मीदवार हैं उनके नामों को हरी झंडी मिल सकती है। बिल्कुल जी, देखिए राजस्थान सबसे पहले है क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, इसलिए वहाँ पर तैयारी की जा रही है। राजस्थान में जिस तरह से जो बीजेपी की पकड़ है, जिस तरह से लोकसभा में आए हुए तुरंत है, अब जो लगातार विधानसभा में जीत गई है उसको लेकर तैयारी है। लेकिन भजन लाल जी की मौजूदगी उन्होंने पहले भी कहा कि राजस्थान की जितनी भी सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में जानी है, तो उस पर लेकर मंथन किया गया है। तो आज उसकी कोर कमेटी बैठक है, वहाँ पर दोनों अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री दोनों मौजूद रहेंगे। तो देखिए उत्तराखंड के भी यहाँ मौजूद रहेंगे, कई राज्य के मौजूद रहेंगे, क्योंकि पूरी तैयारी की जा रही है कि 2024 में जो चुनाव है, जो आंकड़ा है बीजेपी का 370 प्लस 400 पार, तो देखिए उसको लेकर तैयारी की जा रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं ना धरातल पर काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं से जो संपर्क करती है, जो उनसे सलाह लेती है बूथ तक, तो उसकी तैयारी की जाती है। क्योंकि ऊपर से तैयारी लेकर नीचे तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 400 पार है। और अन्य पार्टियों को जिस तरह से छोड़ के बीजेपी शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरह जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो इस पर तैयारी की जा रही है, लगातार अमित शाह भी मौजूद रहे, तो हर चीज से निगाह रखी जा रही है। देखना ये होगा 2024 का जो चुनावी मुद्दा है वो कैसे आज तैयार किया जा रहा है। जी अजय, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जो पहली लिस्ट उम्मीदवारों की मार्च के पहले हफ्ते जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हो सकता है जैसे अगर कोर कमेटी में निर्णय लिया गया, लिस्ट तैयार की गई है, उसमें कुछ नाम छाटे जाएंगे, किस तरह से तैयारी की जाएगी, किसको कहाँ से सीट दी जाएगी, तो आज निर्णय लिया जाएगा। तो मार्च होते उससे पहले जिस तरह सामने आ रहा है कि 100 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो धरातल है पूरे जो प्लेटफॉर्म में बीजेपी का तैयार हो चुका है। अब नाम घोषित करने की तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ नाम कटने हैं, कुछ को नए को चेहरे को देना है, तो इसको लेकर
काफी मंथन किया गया, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगुवाई में यही नाम सामने आए, जेपी नड्डा मौजूद रहे वहाँ पे, तो कई ऐसे मुद्दे हैं। तो देखना यही होगा 2024 का जो मिशन है बीजेपी का, वो कितना सक्सेसफुल होता है और किस तरह से तैयारियां की जाएगी, आज उसको लेकर के कोर कमेटी तैयार की जा रही है। जी अजय, अगर बात करें बीजेपी की, तो हमेशा जो है ये अपने रणनीति से चौंका देती है, लेकिन मिशन 24 की बात कर ले तो किस तरह से जो है अपनी रणनीति तैयार करेगी और अपनी जो बढ़त है जीत की ओर वो कायम रखने के लिए क्या रणनीतियां पार्टी की ओर से बनाई जाएगी? जो ही देखिए बीजेपी की जो रणनीति होती है, चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी कर लेती जाती है, क्योंकि उनके धरातल बूथ तक जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर घर रथ भी जा रहा है, गाँव का विकास रथ घूम रहा है, उनका जो प्रचार किया जा रहा है और सभी सांसदों को मौजूद का कहा कि अपने क्षेत्र का जो काम विकास है उसकी योजना की जगह जगह मीटिंग की जा रही है, गाँव गाँव जाकर के उन सांसद प्रचार भी कर रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा और कितनी योजनाएं जो भारत सरकार के लोगों को दी गई, क्योंकि जनता तक जब योजना पहुंचती है तो कहीं ना कहीं विश्वास जगता है। तो बीजेपी सिर्फ चुनाव की समय तैयार करी है, लेकिन जो उनकी तैयारी थी वो 4 साल पहले से ही तैयारियां थी। सिर्फ इस समय देखना है कि आखिरकार जनता के बीच में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसको कैसे किया जाएगा। तो ये सबसे उनका बीजेपी का मुद्दा होता है कि वो धरातल पे काम करती है और प्रधानमंत्री गरीब है, वो चाहते हैं कि गरीब के घर तक जो योजनाएं निकलती है केंद्र सरकार से वो पहुंचे। तो यही मिशन बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे, शिमला से हम जानकारी सामने आ रही, राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। तो ये बड़ी जानकारी शिमला से सामने आ रही है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिले, सुक्खू सरकार के बहुमत पर उठाए सवाल, कहा सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं, सुक्खू सरकार साबित करें बहुमत, बीजेपी का बजट पर मत विभाजन का प्लान। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और बीजेपी का बजट पर मत विभाजन का भी प्लान बताया जा रहा है। सुक्खू सरकार के बहुमत पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार अपना बहुमत साबित करे। देखिए, राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहां पर कही है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जब मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। देखिए, जो घटनाक्रम घटित हुआ है पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर, उस संदर्भ में अगर कहीं हमको उचित स्थान पर अपनी बात रखनी है और घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है तो राजभवन ही है। तो राजभवन में आज हम सारी चीजों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। और जो विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जो हमने स्पीकर साहब से हमने निवेदन किया था कि आप हमें जो है वो डिवीजन दीजिए, क्योंकि फाइनेंस बजट पर जो है, बिल पर जो है हमेशा मांगा जाता है जब आवश्यकता लगती है, लेकिन वो नहीं दिया गया। और उसके बाद सभी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से मार्शल के द्वारा जो व्यवहार हुआ, वो सारी बात को लेकर के भी करेंगे और विधानसभा सुचारू रूप से चले और विधानसभा के अंदर जो नियम है उनका पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपनी बात रखने के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास हम जा रहे हैं। और अभी तो सिर्फ इतना ही विषय है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कैविएट दाखिल किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से हिंदू पक्ष की कैविएट। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से पूजा पर रोक की मांग की थी। तो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कैविएट दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से पूजा पर रोक की मांग की थी और मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले हिंदू पक्ष की कैविएट दाखिल की गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 का इनामी प्रवीण पाल गिरफ्तार। 50,000 का इनामिया गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने पनवेल से प्रवीण पाल को गिरफ्तार किया है। देवरिया में न्यायिक अभिरक्षा से फरार हुआ था। पनवेल रेलवे स्टेशन नवी मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पनवेल रेलवे स्टेशन नवी मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। देवरिया में न्यायिक अभिरक्षा में फरार हुआ था 50,000 का इनामी प्रवीण पाल। तो एसटीएफ ने पनवेल से गिरफ्तार कर लिया है और एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 50,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार की रात उस समय सनसनी फैल गई जब गुटों में संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग में 2 लोगों की जहां मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। घटना की खबर पर एसएसपी मुजफ्फरनगर पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो मुजफ्फरनगर का यह मामला है, जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। और बढ़ते हैं आगे। बुधवार की सुबह मथुरा के थाना गोवर्धन की गोटिया मठ मंदिर के पास आगरा के रहने वाले पति पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खा लिया, जिसके चलते दोनों की हालत गंभीर हो गई। घटना को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और पत्नी सुनैना की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बातचीत में जानकारी मिली कि पति पत्नी ने जहर इसलिए खाया क्योंकि पत्नी सामने वाले लड़के से मोबाइल पर बात करती थी और इसको लेकर ओमकार, जो कि पति है, उसने देख लिया था। और बढ़ते आगे। ग्रेटर नोएडा के शारदा गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रहे पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके साथी बदमाश को पुलिस ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की टाटा सफारी गाड़ी और लोहे की शटरिंग, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। तो 2 बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में आए। जो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और गोलीबारी के दौरान जो है, मुठभेड़ के दौरान ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। बदमाशों के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाश जो है पुलिस की हिरासत में है।
और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूह में एनकाउंटर किया है। हरियाणा के नूह में तावड़ू इलाके में मुठभेड़ में बदमाश को पकड़ा है। कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हो गया, जहां उसके पैर में गोली लगी है। स्पेशल सेल और हरियाणा की नूह पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। और बढ़ते हैं आगे, खबर कानपुर से है, जहां स्कूली शिक्षकों को ले जा रही वैन की रोड रोलर से जोरदार टक्कर हो गई। बता दें कि हादसे में आधा दर्जन शिक्षिकाएं घायल हो गई, साथ ही 2 शिक्षिकाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान सभी घायल शिक्षिकाओं को सीएचसी में भर्ती कराया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।